नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। टॉप न्यूज में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, भारतीय न्यायपालिका पर गर्व। भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखे जाने पर जताई चिंता। इंदौर मंदिर हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 35। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने घटना पर जताया दुख। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। केंद्र सरकार ने अधिकारियों से शेयर बाजार में लेन देन का मांगा पूरा ब्यौरा। 6 महीने के मूल वेतन से अधिक होने की जानकारी मुहैया करवाने को कहा। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेस लीडर अजय बंगा का विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष बनना तय। नामांकन के अंतिम दिन तक कोई नहीं आया वैकल्पिक नाम। और आज से होगी आईपीएल की शुरुआत। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस में आज होगा पहला मुकाबला। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नई इमारत के विभिन्न निर्माण कार्य का करीब 1 घंटे तक जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के लिए सुविधाओं का भी अवलोकन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे। प्रधानमंत्री पहले भी कई बार निर्माण स्थल पर जाकर नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा ले चुके हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी रूप से पवित्र धर्म युद्ध को पक्षपातपूर्ण रुख और व्यक्तिगत चिंताओं से लड़ने की कोशिश की जा रही है। निजी चैनल के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने आश्चर्य जताया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को अपनी न्यायिक प्रणाली पर गर्व है। पृथ्वी पर आपको ऐसा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ मिलेगा जो तेज गति से काम कर सकता है और जब किसी पर मानहानि का आरोप लगाया जाता है तो राहत प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ मिलेगा जो समय से परे बैठेगा। मुख्य न्यायाधीश के पास वैश्विक स्तर पर त्रुटिहीन साख है, छवि। उन्होंने ये भी कहा कि गतिशील लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होगा जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कोई मुद्दा न हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुद्दे होना तय है, इन्हें सहयोगी रुख का सहारा लेते हुए हल करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक मंदिर में रामनवमी पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुरातन बावड़ी की छत धंसने से 35 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने घटना पर दुख जताया है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट कर इंदौर के श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुई दुर्घटना में कई भक्तों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बता दें कि बावड़ी की छत धंसने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें खोज और बचाव अभियान चला रही हैं। पटेल नगर के मंदिर में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात कर हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल का दौरा करेंगे,
जहां वो संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भोपाल नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन गुरुवार से 1 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों में संयुक्तता सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशस्त्र बलों की तैयारी और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रगति की भी समीक्षा की जा रही है। तीनों सशस्त्र बलों के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सहारा समूह द्वारा चलाई जा रही 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा। गौरतलब है कि इन निवेशकों का धन इन 4 सहकारी समितियों में फंसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहारा के निवेशक सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के पास अपने निवेश की राशि को वापस दिए जाने की अर्जी भेजें। आवेदन के 4 महीने के बाद उनका पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने अधिकारियों से शेयर बाजार में लेन देन का पूरा ब्यौरा मांगा है। केंद्र ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से कहा कि यदि शेयर बाजार, शेयर या अन्य निवेश में उनका कुल लेन देन कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके 6 महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो वे इसकी जानकारी मुहैया करवाएं। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत हाल ही में एक आदेश जारी किया है। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है। ये जानकारी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 के नियम 16(4) के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली इसी प्रकार की जानकारी से अतिरिक्त होगी। ये नियम अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS और भारतीय वन सेवा यानी IFS के सदस्यों पर लागू होगी। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का उसकी अध्यक्षता में चल रही G20 बैठकों पर असर नहीं पड़ेगा। G20 के लिए भारत के प्रतिनिधि अमिताभ कांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध का नहीं बल्कि कूटनीति का समय है। कोट्टायम जिले के कुमारकोम गांव में G20 प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक से इतर अमिताभ कांत ने रूसी प्रतिनिधि के साथ 1 घंटे तक बातचीत की। कोरोना के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। G20 के पास इन चुनौतियों से लड़ने की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को 11 जहाजों के अधिग्रहण के लिए भारतीय पोत कंपनियों के साथ एक करार पर दस्तखत किए। लगभग 19,600 करोड़ रुपए के इस सौदे के तहत 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत का अधिग्रहण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 11 पोत में 7 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL तैयार करेगी और 4 को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSI बनाएगी। 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत के अधिग्रहण के लिए GSL और GRSI के साथ कुल 9,781 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए गए। इनकी आपूर्ति सितंबर 2026 से शुरू होगी। इसके अलावा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी BAPL के साथ अगली पीढ़ी की समुद्री मोबाइल तटीय बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए 1700 करोड़ रुपए का करार किया। BAPL भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 13 लिंक्स U2 गन फायर नियंत्रण प्रणाली की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इसका मूल्य 1,700 करोड़ रुपए है। ये स्वदेशी प्रणाली हवा, जमीन और समुद्र में लक्ष्य को सटीक रूप से पकड़ सकती है और उसे भेज सकती है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये प्रणाली नई पीढ़ी के ऑफशोर गश्ती पोतों पर लगाई जाएगी। इससे 4 साल की अवधि के दौरान 2 लाख रोजगार सृजित होंगे। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयासों को मजबूती देते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित देश के उद्यमों को प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने सेमीकंडक्टर कंपनी NXP के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कुर्ट सीवर्स से मुलाकात कर सेमीकंडक्टर और इनोवेशन की दुनिया में बदलते परिदृश्य पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएक्सपी के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा कि एनएक्सपी के सीईओ कुर्ट सीवर्स से मुलाकात करके खुशी हुई। उनसे सेमीकंडक्टर और नवोन्मेष की दुनिया में बदलते परिदृश्य के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बल के रूप में उभर रहा है, जिसे हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली युवाओं से शक्ति मिल रही है। ये मुलाकात इस हफ्ते की शुरुआत में हुई थी। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3016 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 6 महीने में सामने आए ये सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 13,509 पर पहुंच गई है। इससे पहले पिछले साल 2 अक्टूबर को 3,375 दैनिक मामले सामने आए थे। संक्रमण की दैनिक दर 2.73% है और साप्ताहिक दर 1.71% है। देश में अभी 13,509 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.03% है। टॉप न्यूज में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार केरल में हुआ था। एक वोटिंग मशीन में अधिक से अधिक 64 उम्मीदवार के चिन्ह शामिल किए जा सकते हैं। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। लखनऊ से वे हार गए थे। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन बलरामपुर से वे जीत गए थे। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। 1996 के विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु के एक चुनावी क्षेत्र में 1033 उम्मीदवार मैदान में थे, जो एक रिकॉर्ड है। मिजोरम और मेघालय से सिर्फ एक ही सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं। देश के पहले चुनाव के लिए एक कंपनी ने 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए थे और एक बॉक्स के बदले में सरकार ने 5 रुपए का भुगतान किया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1977 में अपने खिलाफ जनता पार्टी के गठबंधन को बेमेल खिचड़ी कहा था। बाद में जब जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी, तो जीत के जश्न में कई स्थानों पर खिचड़ी बटी थी। 1999 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार एक किन्नर ने जीत हासिल की थी, जिसका नाम शबनम था। लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा चुनावी क्षेत्र है, जहां तकरीबन 66,000 मतदाता हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब नजर डालते हैं आज की टॉप 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में भारत के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले वृत्त चित्र द एलिफेंट विस्परर्स के निर्माण से संबंधित टीम के सदस्यों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि द एलिफेंट विस्परर्स की सिनेमाई प्रतिभा और सफलता ने वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ प्रशंसा भी हासिल की है। उन्होंने भारत को बहुत गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने टीम और उनकी ऑस्कर ट्रॉफियों के साथ तस्वीरें पोस्ट की। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने विभिन्न गांवों के लगभग 10,000 युवा और शिक्षित लोगों को लंबरदारों और चौकीदारों के जमीनी स्तर के पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के साथ देहरादून स्थित मुख्यमंत्री निवास में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ मनसुख मांडविया उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ साथ दून मेडिकल कॉलेज के नए भवन में 500 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। धीमे वैश्विक व्यापार में तेजी लाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत
नई दिल्ली में अपनी नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 का अनावरण करेगा। इस विदेश व्यापार नीति की घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड की स्थिति पर नई दिल्ली में समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन से भद्रक नायगढ़ टाउन भद्रक मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली आबकारी मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त समीर महेंद्रू की जमानत अवधि बढ़ा दी है। असम विधानसभा ने गुरुवार को 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए 3,22,000 करोड़ रुपए का राज्य बजट पारित किया। इसी के साथ बजट में सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में 40,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय मौसम विभाग ने आज किन्नौर, लाहौल और स्पीति के जनजातीय जिलों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में मध्य और निचले पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा, आंधी, बिजली और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल शाम से बेमौसम बारिश जारी है, जिससे एक ओर तापमान में गिरावट आई है तो वहीं किसानों को इस बारिश से नुकसान भी हुआ है। टॉप 10 के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक लंदन स्थित भारतीय मिशन में हिंसक झड़पों के बाद भारत की सुरक्षा चिंताओं से अवगत हैं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने पिछले हफ्ते एक बयान में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की घोषणा की थी, जब इंडिया हाउस में खालिस्तान समर्थक झंडा लहरा रहे थे। उन प्रदर्शनकारियों द्वारा तिरंगों को हटाने का प्रयास किया गया और खिड़कियों को तोड़ दिया गया था। ब्रिटेन का विदेश कार्यालय तब से मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ राजनयिक मिशन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा में जुटा है। रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करने वाले एक अमेरिकी पत्रकार को जासूसी के आरोप में पकड़ा है। शीर्ष रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के मुताबिक इवान गेर्शकोविच को येकातेरिनबर्ग के यूराल शहर में कथित तौर पर गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हुए हिरासत में ले लिया गया। वो सैन्य औद्योगिक परिसर के उद्यमों में एक की गतिविधियों की गोपनीय जानकारी जुटा रहा था। हालांकि एफएसबी ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि गिरफ्तारी कहां की गई। दोषी पाए जाने पर गेर्शकोविच को 20 साल की कैद हो सकती है। इवान के खिलाफ रूस के क्रिमिनल कोड की धारा 276 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। अपने भाइयों को भी नई जिम्मेदारियां देते हुए शेख खालिद ने भाई शेख मंसूर को दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ संयुक्त अरब अमीरात का उपराष्ट्रपति बनाया है। साथ ही शेख मोहम्मद ने अपने दूसरे भाई शेख तहनून बिन जायद अल नहयान को यूएई का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। 61 वर्षीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के तीसरे राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पोर्न स्टार केस में ज्यूरी ने जांच के बाद आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब ट्रंप को सरेंडर करना पड़ सकता है। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। न्यूयॉर्क ग्रैंड ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके 2016 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान एक पोर्न स्टार को पैसे देने के लिए दोषी ठहराया है। इसके बाद वो आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। अगर ट्रंप गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तार होने वाले वो अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे। चीन के बढ़ते खतरे को दिखाने के मकसद से ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका की यात्रा पर हैं। असल में ताइवान अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है।
दुनिया के शक्तिशाली देशों से मजबूत संबंध स्थापित करके ताइवान का चीन को संदेश है कि कई राष्ट्र उनके मित्र हैं, जबकि चीन इस दौरे से बौखलाया हुआ है। उसने धमकी दी है कि यदि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अमेरिकी राजनयिकों से मुलाकात की तो वो कड़ी प्रतिक्रिया देगा। साई न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं। ताइवान ये कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है। चिली की राजधानी सैंटियागो में गुरुवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र सैंटियागो के 328 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस जोरदार भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबर पर। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेस लीडर अजय बंगा का विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष बनना तय है। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने की बुधवार 29 मार्च को उसकी मियाद खत्म हो गई और किसी भी देश ने विश्व बैंक के नए प्रेसिडेंट के दूसरे वैकल्पिक नाम का प्रस्ताव नहीं दिया है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि अजय बंगा विश्व बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ रहे अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना समर्थन देते हुए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। जो बाइडेन ने कहा था कि अजय बंगा इस ग्लोबल संस्था को लीड करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। भारत ने विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। अजय बंगा मौजूदा समय में जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। विश्व बैंक चयन प्रक्रिया को लेकर अपने अगले कदम का ऐलान करने वाला है और मई के शुरुआत तक अजय बंगा के नाम पर आखिरी मुहर लग जाएगी। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2023 का आगाज आज से हो रहा है। करीब 2 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ का पहला मैच आज खेला जाएगा। ये मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पिछले सीजन ही आईपीएल से जुड़ी थी और टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीजन का खिताब अपने नाम किया था। जबकि बात करें चेन्नई की तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके ने आईपीएल के 4 सीजन को जीतने में सफलता हासिल की है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल 2023 धोनी के क्रिकेटिंग करियर की आखिरी लीग मानी जा रही है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 31 मार्च से जुड़े इतिहास के साथ। 31 मार्च साल 1889 में फ्रांस के पेरिस में स्थित मशहूर एफिल टावर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। इस टावर का डिजाइन और निर्माण कार्य अलेक्जेंड्रे गुस्ताव एफिल की दिशा निर्देश में हुआ। ये एक फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर थे। इस विश्व प्रसिद्ध टावर का निर्माण कार्य 136 वर्ष पूर्व जनवरी 1887 में शुरू हुआ था और आज ही के दिन 2 साल 2 महीने और 5 दिनों के बाद साल 1889 को इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ। इस टावर को यूनिवर्सल एक्सपोजर के लिए बनाया गया। एफिल टावर की 3 मंजिल हैं। पहली मंजिल जमीन से 58 मीटर ऊंची है, तो दूसरी मंजिल 115 मीटर और तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एफिल टावर की कुल लंबाई 324 मीटर थी। हाल ही में इस ऐतिहासिक टावर के ऊपर 6 मीटर का एक नया डिजिटल रेडियो एंटीना लगा दिया गया, जिसके बाद इसकी कुल लंबाई 330 मीटर हो गई। इस डिवाइस को हेलीकॉप्टर की मदद से लगाया गया।